हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर के वीक 2 के करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे वीक 1 का ऑलरेडी अपलोड हो गया चैनल पे, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट की फाइंडिंग्स ऑफ द फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट बाय स्कॉलर्स एट रिस्क ऑन एकेडमिक फ्रीडम इन इंडिया। सो एकेडमिक फ्रीडम से रिलेटेड ये जो है फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है स्कॉलर्स एट रिस्क। सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है, इंडियाज़ एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स स्कोर ड्रॉप्ड फ्रॉम 0.6 टू 0.2 पॉइंट्स बिटवीन 2013 एंड 2023। अगर हम एकेडमिक फ्रीडम की बात करें तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्कोर जो है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ है, 0.6 से लेकर के 0.2 तक पहुंच गया अगर हम 2013 एंड 2023 की बात करें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया नाउ रैंक्स एज कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड इन एकेडमिक फ्रीडम, और इंडिया को अब जो है एकेडमिक फ्रीडम में बिल्कुल कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इट्स लोवेस्ट सिंस द 1940s, क्योंकि इसकी जो लोएस्ट जो स्कोर है ये 1940 से लेके अब तक देखा जा रहा है कि इंडिया का जो एकेडमिक फ्रीडम है उसमें इसके स्कोर बिल्कुल ड्रॉप होते जा रहे हैं 1940 से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। इन थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, academic freedom index currently covers 169 countries excluding India and territories and provides the most comprehensive data set on the subject of academic freedom। so यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे academic freedom index जो है करंटली 169 नहीं 179 कंट्रीज़ को कवर करता है, और एक्सक्लूडिंग इंडिया नहीं होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया भी इंक्लूड है इसमें, इंडिया को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। सो 179 कंट्रीज टोटल है इंक्लूडिंग इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2 ओनली। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज़ ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, इंडिया की ऑयल सीड प्रोडक्शन की, तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है ग्लोबली। अगर हम बात करें तो इंडिया जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑयल सीड, इसका नंबर जो है 4th नंबर पे, 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो ऑयल सीड प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है ऑयल सीड वो करता है राजस्थान। और अगर इसके बाद हम बात करें, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे गुजरात, देन महाराष्ट्र। और ये जो है बेसिकली स्टेट का जो ऑयल सीड प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है ये वाला, कि राजस्थान सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैन मध्य प्रदेश, दैन गुजरात, दैन महाराष्ट्र। सो ये अगर हम बात करें तो ये 2021 एंड 2022 की रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, दैन मध्य प्रदेश, दैन गुजरात, दैन महाराष्ट्र। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया मीट्स 80% ऑफ इट्स डोमेस्टिक एडिबल ऑयल डिमांड थ्रू इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 80% नहीं है, ये 57% है, 57%। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट होगी, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है। सो द राइट आंसर इज 1 एंड 2। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चागोस आर्किपेलागो। चागोस आर्किपेलागो की अगर हम बात करते हैं तो चागोस आर्किपेलागो कहाँ लोकेटेड है, ये इंडियन ओशन में, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था जब हम वीक 2 के डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे जो है ये साउथ ऑफ मालदीव्स, ये बेसिकली जो लोकेटेड है चागोस आर्किपेलागो, ये इंडियन ओशन में है और ये मालदीव्स के साउथ में। अगर हम मालदीव से 400 किलोमीटर साउथ में जाते हैं, सो यहाँ पे 400 नहीं, अगर हम 500 किलोमीटर साउथ में जाते हैं मालदीव्स के, तो वहाँ पे हमें चागोस आर्किपेलागो देखने को मिलता है। चागोस आर्किपेलागो लोकेटेड है इंडियन ओशन में, साउथ ऑफ द मालदीव्स। देन सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द यूनाइटेड किंगडम took control of the Chagos Island from the French in the 18th century following the Napoleon Bonaparte fall। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, बिकॉज 18th सेंचुरी की बात नहीं है, 19th सेंचुरी की बात है। सो 19th सेंचुरी की बात है। और अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर कौन सा था, 1814। ईयर जो था वो था 1814, और 1814 ईयर था, 19th सेंचुरी थी ना कि 18th सेंचुरी। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, द यूनाइटेड किंगडम एस्टैब्लिश्ड अ मिलिट्री बेस ऑन डिगो गार्सिया इन द 1960s एंड इट रिमेन्स अ की स्ट्रेटेजिक एसेट्स फॉर द यूएस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। यूके ने इस्टेब्लिश किया था मिलिट्री बेस डिगो गार्सिया में 1960s में, और ये जो है एक की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है किसके लिए, यूएस के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, इन 2019 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड दैट द डिटैचमेंट ऑफ चाकोस फ्रॉम मॉरिशियस इन 1965 वाज लीगल। सो यहाँ पे लीगल नहीं है, कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल इलीगल है, और यूके को जो है अब अपनी जो कॉलोनाइजेशन वाली जो इसकी पूरी स्ट्रैटेजी रही है, जो कॉलोनीज बना लेता है यूके, इसको अब एंड करना चाहिए अपनी इस स्ट्रैटेजी को। सो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में चागोज आइलैंड जो है इसकी डिटैचमेंट के ऊपर, जो मॉरिशस से इसको अलग किया गया, डिटैच किया गया 1965 में, उसको लीगल नहीं बोला है, इसको इलीगल बताया गया है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 हमारे पास इनकरेक्ट है। सो जो राइट आंसर होगा हमारे पास 1 and 3। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ फॉर्म हुआ था 1958 में बाय अमेलगेमेटिंग द डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डीटीटीपी एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। और एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कौन सी थी, टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। सो डीआरडीओ वाज फॉर्म्ड इन 1958 by merging the Technical Development Establishment, Directorate of Technical Development and Production and the Defense Science Organization। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके 1958 में डीआरडीओ की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, DRDO is primarily responsible for the production and procurement of weapons for the Indian Armed Forces। So स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है, बिकॉज इसका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है DRDO की, वो प्रोडक्शन नहीं है, ये वेपन प्रोड्यूस नहीं करता। इसका जो बेसिकली है क्या करना है, रिसर्च करता है। रिसर्च करना जो है ये प्राइमरी गोल है डीआरडीओ का, और इसकी रिसर्च के बेस्ड के ऊपर जो फिर प्रोडक्शन होती है वेपन्स वगैरह की, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की और प्राइवेट कंपनीज जो हैं, तो ये सारी कंपनीज जो हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की रिसर्च के ऊपर बेस्ड जो है फिर ये डेवलप करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं वेपन्स का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसका प्राइमरी गोल या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोडक्शन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, DRDO has successfully developed indigenous missile system like अग्नि एंड पृथ्वी सीरीज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। DRDO ने सक्सेसफुली डेवलप्ड किया है इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम, जैसे कि अग्नि एंड पृथ्वी सीरीज की अगर हम बात करें तो ये DRDO ने डेवलप्ड किया है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारे पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है। सो हमसे यहाँ पे राइट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1 and 3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा 1 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, regarding the National Consumer Dispute Redressal Commission, consider the following statement। तो यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। ये बेसिकली क्या है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था 1988 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसे 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ लेड बाय एन ऑफिसर ऑफ सेक्रेटरी रैंक। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो है सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हेड नहीं होते हैं इसके। अगर हम इसके हेड की बात करते हैं कि NCDRC के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, या तो सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, वो जो है यहाँ पे इसके हेड होते हैं। तो इट इज़ हेडेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था। तो द राइट आंसर इज ओनली 1। ओनली 1 स्टेटमेंट, ये 1 ओनली इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट 1 है हमारे पास यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। अगर हम बात करते हैं, ये 23% जो है कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली इंडिया में। सो ये जो है राइट आंसर है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन प्रोडक्शन। स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, वीट मैनेजमेंट
वीड मैनेजमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर कॉटन फार्मर्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है यहाँ पे कि वीड मैनेजमेंट जो है ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन गया है कॉटन फार्मर्स के लिए, विच कैन बी एड्रेस थ्रू न्यू सीड्स वेराइटीज़। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 की ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इजराइल। सो इजराइल इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट रीजन। इजराइल कहाँ लोकेटेड है? मिडल ईस्ट रीजन में है। शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इजिप्ट की अगर हम इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल जो है बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ एंड सीरिया के साथ। सो यहाँ पे बेसिकली लेबनान की अगर हम बात करते हैं तो लेबनान जो है वो नॉर्थ में है, एंड सीरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। सीरिया नॉर्थ ईस्ट में है इसराइल के, एंड जॉर्डन जो है ईस्ट में है। जॉर्डन ईस्ट में है या फिर साउथ ईस्ट कह सकते हैं, और इजिप्ट जो है वो साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में इजिप्ट है, एंड अगर हम बात करते हैं वेस्ट में तो वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है इसराइल के। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ एंड सीरिया के साथ। अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट की बात अगर हम करें तो ये है साउथ वेस्ट में, जॉर्डन है ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में, लेबनान है नॉर्थ में एंड सीरिया है नॉर्थ ईस्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है आयरन डोम इज़ एन इजरायली मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। आयरन डोम क्या है? बेसिकली इसराइल का एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास करेक्ट है, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नॉट करेक्ट हमने बताना है, यानी कि इन दोनों में से जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, सो जो आंसर होगा हमारा वो होगा नाइदर 1 नॉट 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो ये साइन किया था 12 कंट्रीज़ ने। 12 कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था 1959 में। तो 1959 में 12 कंट्रीज़ ने साइन किया था। सो यहाँ पे कह रहे हैं द अंटार्कटिक ट्रीटी वॉज साइंड इन 1959। सो ये करेक्ट है, 1959 में साइन किया था टू मेक अंटार्कटिक अ डीमिलिटराइज्ड जोन फॉर साइंटिफिक रिसर्च ओनली। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये ट्रीटी जो साइन हुई थी 1959 में 12 कंट्रीज़ ने की थी, और बेसिकली ये कहा गया था कि कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बना सकता अंटार्कटिका में। ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा रिसर्च पर्पस से, साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा अंटार्कटिका को, ना कि मिलिट्री बेस के लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम 12 कंट्रीज़ की बात करते हैं, 12 कंट्रीज़ टोटल थी, और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर या फिर जिसे हम रशिया कह लें अभी, एंड यूके एंड यूएसए। सो ये टोटल 12 कंट्रीज़ थी। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस, चिली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। तो यहाँ पे जो है 12 कंट्रीज़ के जो है नाम आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। तो ये 1959 में साइन हुआ था, 12 कंट्रीज़ ने साइन किया था। सो स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ नॉट साइन दिस ट्रीटी येट। तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया ने जो है ये ट्रीटी साइन की थी 1983 में, और इंडिया भी जो है इसका मेंबर है। सो इंडिया ने 1983 में साइन किया था। अगर हम टोटल बात करते हैं, अभी ओरिजिनली तो हमने बात की कि 12 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था, बट अगर हम प्रेजेंट बात करें, प्रेजेंट की करंटली कितनी कंट्रीज़ है, तो करंटली जो है 54 पार्टीज़ हैं, और इंडिया भी जो है इसका मेंबर है। इंडिया ने साइन किया था 1983 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। तो जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं, सो यहाँ पे ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्रीलंका। तो श्रीलंका से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका एंड कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। पाक स्टेट जो है वो सेपरेट करता है इंडिया को एंड श्रीलंका को। बेसिकली इंडिया में कौन से स्टेट को? तमिलनाडु को श्रीलंका से सेपरेट करता है पाक स्टेट, एंड कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार को। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कचतीवू आइलैंड इज़ एन अनइनहेबिटेड रीजन इन द पाक स्टेट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड जो है, लार्जर आइलैंड जो है वो है कचतीवू, और अगर हम स्मॉलर की बात करें तो स्मॉलर आइलैंड है इमारावन।
सो इमारावन जो है ये स्मॉलर आइलैंड है एंड लार्जेस्ट आइलैंड है कचातीवो आइलैंड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है हमारे पास एंड स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। सो द राइट जो आंसर है वो है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, यानी कि बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the national prospective plan for interlinking of rivers। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट एम्स टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन टू वाटर डेफिसिट बेसिन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट का जो बेसिकली एम है वो है वाटर ट्रांसफर करना, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वाटर सरप्लस बेसिन से लेके जहाँ पे वाटर की कमी है वाटर डेफिसिट बेसिन में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर दिस प्लान। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इस प्लान के अंडर, नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के अंडर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी, इसमें स्टेट का भी शेयर होगा एंड सेंटर का भी शेयर होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट है। सो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। 1 एंड 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।